नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिग्गज वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और बहू प्रिया नाथ के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे और फिर मतदान किया है। दूसरी तस्वीर में सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपने गृह ग्राम सुपेला सिहावल विधानसभा में परिवार के साथ मतदान किया है। चौथी तस्वीर में जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने परिवार के साथ मतदान किया है। उन्होंने मतदाताओं से मत डालने की अपील की है। चौथी तस्वीर में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने मतदान किया है। आर्य समाज स्कूल में बने मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय त्रिपाठी जी लाइव हैं। देखा जाए सर, तो आज मतदान हो रहा है, जगह जगह मतदान किया जा रहा है और जो प्रत्याशी हैं वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। कैसा माहौल आज प्रदेश में देखने को मिल रहा है? देखिए अरुण, सुबह से जिस तरह की वोटिंग हो रही है, पर गर्मी बहुत तेज है। 34-35 के पारा सुबह हो गया तो 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया। खजुराहो में बहुत गर्मी पड़ रही है। बाकी जो उस इलाका पूरा का पूरा है बुंदेलखंड का, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है, जो 6 सीटें मध्य प्रदेश की, जिसमें कि महाकौशल की 4 सीट और बिंद की 2 सीटें, वहाँ पर लोग सुबह से लाइन में लगे। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो लगातार लाइन में लगे थे। वो उत्साह बता रहा। और बड़ी महत्वपूर्ण, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे करस्पॉन्डेंट संजय बात कर रहे थे, अनुपम राजन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो उनसे, तो उन्होंने बताया कि बैहर बालाघाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बैहर विधानसभा क्षेत्र, बैहर विधानसभा के क्षेत्र में वो इलाके जो नक्सली प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा, मतलब 100% वोटिंग हुई है। वो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और बहुत तेजी के साथ वोटिंग हो रही, तो इससे माना सकता है कि लोगों में उत्साह है। और जो पॉलिटिकल बातें हम लोग पिछले 1 महीने 1.5 महीने से करते आ रहे हैं, उनका असर वहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। जी, देखा जाए तो कई जगह जो मतदान केंद्र थे उनके बाहर टेंट नहीं लगाए गए थे, ऐसा हमारे रिपोर्टरों ने कल बताया था। तो धूप बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो मतदाता हैं मतदान करने पहुंच रहे हैं, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, देखिए जैसा मैंने, हम लोग देख रहे थे तस्वीरें हमारे चैनल पर लगातार आ रही। हमारे फील्ड में जितने रिपोर्टर तैनात थे, सभी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 48 विधानसभा क्षेत्रों में से कम हमारे पास 30-35 विधानसभा क्षेत्रों से लगातार लाइव हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। और वो साफ बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, लेकिन उत्साह जो कह रहे थे कि 12 बजे तक की कई जगह 40% तक वोट हो गया था। इसका मतलब कि लोगों में बहुत तेजी के साथ उत्साह है। और ये उत्साह ही बताता है कि आप व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी, और जो बार बार बात कही जा रही है, कभी मोदी की गारंटी, कभी अब की बार 400 पार, ये जो भी नारेबाजी दे रही है पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं, उससे लोग प्रभावित हैं या उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये बाद में तय होगा। लेकिन ये तय है कि लोगों को अवेयरनेस जो बार बार आई, उसका रिजल्ट उसमें दिख रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने जैसा कहा कि हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, इसमें कई जगह पर व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ पर ORS घोल दिया जा रहा है, टेंट लगाए गए हैं ताकि लोगों को धूप से बचा सके। लेकिन लाइनें लंबी हो रही हैं, कई जगह मशीनें खराब होने की जानकारी मिली। तो ऐसी स्थिति में लोग लाइन में लगे हुए हैं, वोट दे रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लोग की तमाम समस्याओं का सामना करने पड़ते हुए, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी वोटर अपने घर से निकल रहा है, वोट डाल रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानी जाती है। जी अजय जी, देखा जाए तो कई जगह ईवीएम की खराबी की जैसी बात चल रही है, तो कहीं कहीं 1 घंटे तक मतदान रुका रहा है। तो क्या ऐसे मतदाताओं को आगे का समय दिया जाएगा, जैसे 6 बजे तक जहां वोटिंग होनी, क्या वहां 7 बजे तक फिर वोटिंग हो पाएगी? देखिए, जो परंपरा होती है उसमें यह है कि जो 6 बजे वोटिंग का समय होता है, अगर जो प्रेमाइसेस, एक जो वहाँ पर सिक्योरिटी जो इलेक्शन का ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनकी मदद से उन लोगों, जो लोग अंदर आ चुके हैं, एक बार उस प्रेमाइसेस में दाखिल हो चुके, तो उनका वोट डले बिना नहीं जा सकते। भले रात को 9 बज जाए, और जो वोटिंग टाइम है उसे 6 से वोटिंग टाइम है 6 बजे का। लेकिन उसके बाद अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक, हमने पिछली बार भी देखा कई स्थानों पर 10 बजे रात तक वोटिंग हुई थी, चूंकि मशीनें खराब हो गई, लोग लाइन में लगे हुए थे। तो उन लोगों को मान लिया कि मतदाता हैं, और वो उनको कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह वापस न जाएं और उनको वोटिंग का तैयार मिले। तो इसमें ये जो है इलेक्टोरल ऑफिसर के, इलेक्शन कमीशन के, दोनों के नियम हैं, और उस नियम का पालन किया जाता है कि उनको परंपरा का निर्वहन किया जाता है कि उनको वोट डाले बिना नहीं सकते रात को, चाहे जितना बच जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी, लेकिन देखा जाए ईवीएम की खराबी, हर जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, ईवीएम खराब होने की शिकायतें लगातार मिलती है। इसके बावजूद भी उनमें ये सुधार क्यों नहीं हो पा रहा कि ईवीएम वोट डालने के दौरान ईवीएम खराब होती है, जिससे मतदाताओं को भी परेशानी होती है? देखिए,
ये बात मानना पड़ेगी कि हम लोगों के पास जो संसाधन है वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि तमाम, आप भोपाल शहर छोड़ दीजिए, इंदौर छोड़ दीजिए, तो तमाम हमारे मध्य प्रदेश के जो 52 जिलों में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जहाँ पर बड़ी मुश्किल में पानी और बिजली की व्यवस्था हो पाती है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे नक्सलाइट प्रभावित इलाके, बहुत जंगलों में दूर से दूर वहाँ पर, और तमाम जो ग्रामीण कस्बा इलाके वहाँ भी अरुण कई बार संसाधन नहीं होते, बिजली की व्यवस्थाएँ हो। साफ साफ कहता है कि बिजली की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बाकायदा सरफेस मीटर लगा हुआ हो, सारी लाइनें ठीक से हों। कई बार लाइनें ठीक नहीं होती, उसका असर पड़ता है। फिर रख रखाव की जिम्मेदारी जैसे होती है। एंड भाई अभी कुछ दिन पहले ही जो पोलिंग पार्टी, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो ईवीएम मशीनें बहुत महंगी होती हैं, ईवीएम मशीनें बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको ठीक से रखा जाना, और कई बार तकनीकी गलतियाँ होती हैं, सामान जाता है, 10 जगह उठापटक होती है, कोई भी तार हिल जाता है। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है कि उनके जो तमाम टेक्नीशियंस हैं, तमाम उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ मौजूद रहते हैं, और ईवीएम खराब होती है तो ईवीएम को बदले जाने का, रिप्लेसमेंट का अलग से उसमें व्यवस्था रहती है, वो होता है, और उनको ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन ये तय है कि तमाम जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, जिस तकनीक के साथ हम चुनाव पर जा रहे हैं, उस तकनीकी के साथ हम सुविधाओं में वृद्धि नहीं कर पा रहे हमारे यहाँ, वो दिक्कत सबसे बड़ी होती है हमारे यहाँ पे। हमारे साथ लखनऊ से शबनम पांडे जी जुड़ चुकी हैं चर्चा के लिए। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आज वोटिंग हो रही है, यूपी में देखा जाए 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कैसा माहौल दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में? देखिए, निश्चित तौर पे जो पूछने की जरूरत नहीं है। आप अगर ग्राउंड पे जाएंगे और वोट करने वाले हमारे जो वोटर हैं, जो इतनी गर्मी में भी अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में योगदान दे रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे तो ज्यादातर वोटर्स यही कहेंगे 10 सालों में जो देश ने कर दिखाया है, जो विकास हुआ है, वो उसी सरकार को दोबारा चुन के लाना चाहती हैं। क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो लोगों को आशा थी कि देखते हैं ये सरकार क्या करती है, इनका मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और जब दूसरा टर्म आया तो लोगों का विश्वास जम गया कि मोदी की सरकार निश्चित तौर पे देश को प्रथम रखती है और देश के विकास को प्रथम रखती है, और हर उस अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करती है। तो ऐसी सरकार को देखकर लोगों ने इस बार पूरी तरीके से योगी सरकार को एक गारंटी की सरकार मानते हुए और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मोदी जी जिस तरीके से गारंटी देते हैं जनता को अपने काम के रूप में, अपने योजनाओं के रूप में, देश के विकास के रूप में, वो निश्चित तौर पे मोदी जी की गारंटी आज जनता के सर चढ़कर बोल रही है। और उन सब क्षेत्रों में जिसमें हम 2019 में थोड़े से हल्के थे, उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार देखेंगे आप, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हम अच्छे वोटों से आगे रहेंगे और 400 पार का नारा हमारा निश्चित तौर पे पूरा होगा। आप वोटिंग की बात कर रही हैं तो सपा प्रत्याशी ने शिकायत की है कि वहां मुस्लिम महिलाएं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और निर्वाचन आयोग में अभी 3 घंटे की पिछले की बात करूं तो 16 शिकायतें पहुंच चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पे शिकायत करने की और शिकायत की समस्या का समाधान करना चुनाव आयोग का काम है। अगर किसी को कोई परेशानी लगती है, चुनाव आयोग में शिकायत करें और उसका समाधान प्रशासनिक तौर पे तुरंत ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने जितने भी चुनाव हुए हों, चाहे वो लोकल लेवल के हों, चाहे वो विधानसभा या संसदीय लेवल के, हर चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होती है। और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इस पर कड़ी नजर रखते हैं और इसका समाधान चुनाव आयोग। इस वक्त सरकार चुनाव का काम नहीं है कि चुनाव के किसी तरीके में कोई बाधा डाले या किसी तरीके का कोई करे। पूरी तरीके से चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और वो बड़े मुस्तैदी के साथ इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। शबनम जी, पिछली बार की जो वोटिंग परसेंटेज रहा था बीजेपी के पक्ष में, इस बार कितना बढ़ेगा? देखिए, मैं साफ तौर पर आपसे शुरुआत ही मैंने इस बात से किया। पहली 2014 आशा की सरकार थी, फिर 19 विश्वास की सरकार और इस बार गारंटी की। आप गारंटी का मतलब हम एक सामान भी खरीदते हैं और उसमें अगर देता है कि आपको इतने साल की गारंटी, तो हम उस सामान को प्रेफर करते हैं। अगर किसी सरकार ने ये गारंटी दिया कि हमने जो जो वादे किए, जो जो मैनिफेस्टो में डाला है
और जिन कामों का बेड़ा हम 2014 से उठाकर चले आ रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। तो जनता साफ तौर पे कह रही है कि हम बढ़ चढ़ के इसमें, एक तो आप देख रहे हैं बढ़ चढ़ के जनता योगदान ले रही है इस महापर्व में। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जो बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं सपा और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उन्हें मिलने वाला है। देखिए, इंडिया गठबंधन तो मुंगेरी लाल के सपना देखने में बहुत ही मशगूल है, उनकी बात मत करिए। देखिए, साफ तौर पे कहा जाता है कि अगर हम परीक्षा देते हैं तो हम अपने अंकों को बता सकते हैं कि हम इतना कर सकेंगे, और ये काम मोदी जी ने कहा कि हम 400 पार होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, वो कह रही है पहले से इन्हें इतना आना था, अब इन्हें इतना आएगा। इन्हें अपना सफाया होते दिख ही नहीं रहा। पिछली बार ही देखिए, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, 1 नंबर पे सिमट के रह गए। इन्हें मालूम ही नहीं चला कि हम 1 नंबर पे सिमट जाएंगे। तो वो क्या आकलन करेंगे, उनके आकलन को 2 टर्म से लगातार लोग देख रहे हैं, और जिस तरीके का उनका रवैया है वो भी जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। हमारे साथ स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी हैं। अजय जी, देखा जाए तो यूपी में जो बुरके पहन के महिलाएं आती हैं उनको भी इस बार चेक किया जा रहा है, इस पर भी सपा ने वहां ऑब्जेक्शन उठाया है। नहीं, देखिए, जैसा कि बता रही थी मैडम शबनम पांडे जी बता रही, निश्चित रूप से यूपी में पिछले 1 दशक की बात करें तो योगी की भी सरकार और मोदी की सरकार दोनों की पहली जो टर्म था, पहला टर्म स्वाभाविक रूप से दोनों सरकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण था जनता के सामने कि ये जो कह रहे हैं इन पर कैसे भरोसा करें। इनका ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैरियर है, ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनके ज़्यादा माइलेज है। बहुत ज़्यादा एक ऑरा जो क्रिएट होता है ना, कि जैसे कांग्रेस में तमाम नेताओं का या सपा में तमाम नेताओं का, बसपा में तमाम नेताओं का ऑरा होता था कि बहुत बड़े नेता, वैसा योगी जी का या मोदी जी का उस समय नहीं था एक नेशनलिज्म पर। लेकिन जब काम शुरू हुआ तो लगा कि काम तो बोलता है, और धीरे धीरे देखिए वही माहौल बनता गया। और अगर आप हम लोग पत्रकारिता की दृष्टि से एनालिसिस करें, बीजेपी की बात छोड़ दें, कांग्रेस की बात छोड़ दें, तो साफ दिख रहा है कि जनता के अंदर जो सिक्योरिटी का भाव आया है पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर में उत्तर प्रदेश में, वो जबरदस्त है। और उस सिक्योर आदमी, देखिए अरुण, कुछ भी करे आदमी सोचता है, व्यक्ति सोचता है, एक आम आदमी सोचता है कि वो सिक्योर रहे, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, वो कम तनख्वाह मिलती गुजारा कर लेगा, उसको कम सुविधाएं गुजारा कर लेगा। लेकिन उसको लगता है कि उसके बाद जो है उसको कोई छीन ना ले, उसको कोई झपट ना ले, वो सिक्योर रहे, वो घर से बाहर निकले तो सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे, वापस अपनी नौकरी पर पहुंचे, वापस घर सुरक्षित आए, उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। तो लॉ एंड ऑर्डर को जो टॉप प्रायोरिटी के आधार पर मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो किया है वो चुनौतीपूर्ण काम था, और उसको बेहतर करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वैसा हो सकता। और इसीलिए आज देखिए उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर हम सुबह से देख रहे हैं लगातार कि लगातार पोलिंग पे स्टेशन जितने भी वहाँ पर लोगों की संख्या लगी हुई है, गर्मी बढ़ रही है, उसके बाद भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। सपा तमाम आरोप लगा रही है, बसपा आरोप लगा रही है, तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां वो आरोप लगा रही है। उसके बाद भी एक काफिला जैसा दिख रहा है, मतदाता के उत्साह को कोई कम नहीं कर पा रहा है। और कहीं भी हम नहीं देख रहे कि बीजेपी वाले या बाकी लोग हाथ पकड़ के किसी को ले जा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। ऐसा कुछ जो पहले के चुनाव में हुआ करता था वैसा कहीं नजारा नहीं दिख रहा। पर पोलिंग स्टेशन की भीड़ बता रही कि लोगों में उत्साह है, और उत्साह सिर्फ इस बात का हो सकता है कि जो दावा मोदी सरकार कर रही थी, जो मोदी की गारंटी की बात कर रही थी, उस पर लोगों को भरोसा साफ दिखाई पड़ रहा है, वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। जी अजय जी, देखा जाए जो पहले के जो चुनाव है कई सारी घटनाएं आती थी कि बूथ कैप्चर कर लिया है, डंप कर दिया गया है, ऐसी घटनाएं अब बहुत कम देखने को मिलती है। आज भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। वही 2 बातें उसमें होती हैं। देखिए, एक तो सिस्टम बदला है, पहले बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ करती थी। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, जब वीवीपैट की पर्ची गिनती कराते थे, उसने यही कहा था कि अगर पुराने सिस्टम में जाएंगे तो बहुत गलतियां हुआ करती थी और कोई भरोसा नहीं। और विशेष करके उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही हैं कि चाहे वो आपका इटावा का इलाका हो या प्रतापगढ़ का इलाका हो या आपका बाकी ऐसे इलाके बहुत सारे जहाँ पे अपने अपना अलग अलग दादागिरी हुआ करती थी, अलग ढंग की इलाहाबाद हुआ, गोरखपुर हुआ, अलग ढंग का होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो मैं आपसे शुरू में बात कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले इसलिए योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ तो बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें अरुण अपने आप सुधरी हैं, और उन सुधार की वजह से मतदाता का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब वो जमाना गया और लोग सोच भी नहीं पाते कि बूथ कैप्चरिंग कर सकेंगे या ईवीएम मशीनों में तोड़फोड़ कर सकेंगे या बूथ को लूट सकेंगे। वो अब एक कल्पना से परे हो गया है। कोई भी व्यक्ति अब मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं कर पाता उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से कहीं भी कि वो पोलिंग बूथ पर जाकर के और हंगामा कर सके या पोलिंग बूथ पर जाकर के वो मशीनों को खराब कर सके या लूट सके उनको। वो अब कल्पना से परे जाता है, और इसलिए ये तय है कि अब जो फैसले होंगे
चुनाव के जो फैसले होंगे ये वास्तविक लोकतांत्रिक फैसले होंगे। जिस लोकतंत्र का अभी तक ये होता था कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, मतदाता पर्चियां अलग हो जाती थी, लोग पहुंच नहीं पाते थे, लोगों को आने 40% वोटिंग होती थी अपने यहाँ पर, आज वो 70%, 62%, 65% वोटिंग हो रही है। तो ये बताती है कि मतदाता के मन में भरोसा जागा है संस्थान के प्रति, व्यवस्था के प्रति, और वही भरोसा ही उस वोट को कन्वर्ट कर रहा है। जी शबनम पांडे जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। शबनम जी, शिकायत हुई है मुजफ्फरनगर से, सपा प्रत्याशी ने शिकायत की है बीजेपी के खिलाफ कि जो बीजेपी के एजेंट बनाए गए हैं वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। देखिए, सपा जिस तरीके की शिकायतों पे भरोसा करती है और आरोपों पे, वो कितना निराधार होता है ये जनता भी जानती है, मीडिया भी जानती है और हम सभी भी जानते हैं। सपा आरोप भी लगा रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, बूथों की कैप्चरिंग कर रहे हैं, हर तरीके से दादागिरी की जा रही है। देखिए, लगातार डिबेट में अन्य चैनलों पे रही, मैंने देखा कि जैसे ही चुनाव का पहला चरण पास आया, सपा के प्रवक्ता कहना शुरू कर दिए कि ईवीएम से ना हो, ईवीएम से लो। बूथ कैप्चरिंग पे भी आप चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जिन माफियाओं को ये संरक्षण देते थे, अब उनके साथ उनका टूटता चला गया, क्योंकि उन माफियाओं पे शिकंजा करते। अब जिनके माध्यम से बूथ कैप्चरिंग कराते थे, उन कुछ लोगों को सजो के रखा होगा उन्होंने कि शायद कभी बूथ पे बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होगी। अब ईवीएम ने पारदर्शिता दिखाते हुए जब चुनाव ईवीएम से होना शुरू हुआ तो ये हताश तो है ही, तो इसलिए ये बूथ कैप्चरिंग और तमाम ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन जनता जानती है, आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई ये आरोप लगाता है तो देश के किसी भी कोने में कोई भी एक जनता इस बात को विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि मैं अन्य प्रदेशों में जाती हूँ तो हर कोई कहता है कि हमें भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। मैं पहली बार अपने लाइफ टाइम में, अपने पॉलिटिकल लाइफ टाइम में किसी एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का डिमांड देखती हूँ, चाहे वो किसी राज्य में। महाराष्ट्र जिसमें कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री आए गए, पर आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी मुख्यमंत्री के लिए कोई ये कहता है कि उनके जैसा मुख्यमंत्री। पर मैं महाराष्ट्र गई तो वहां भी कहते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। उनके प्रदेश में कोई ऐसी हिमाकत कर ले, ये तो संभव ही नहीं है। और जो आरोप लगाएगा उस पर प्रश्न चिन्ह होगा, और आरोप उन्हें जितना लगाना है, चुनाव आयोग उनके आरोपों को देखेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। पर उनका सारा आरोप मैं बगैर देखे समझे समझ सकती हूँ कि निराधार है, क्योंकि ये हताशा है उनकी, ये हार की हताशा है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, रोटी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अशोक यादव भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। और स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी, आप तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। राजनीतिक विश्लेषक अशोक यादव जी हैं। अशोक जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए पिछली बार के जो चुनाव हुए थे, 2018 की बात करें, 14 की बात करें, उस बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में कितना फर्क महसूस किया जा सकता है? जनता तो जो उन्होंने कार्य देखा है, तो जनता तो उसी आधार पे वोटिंग क्या नाम करेगी। मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल है और 2014 से पहले तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी और 10 वर्ष कांग्रेस का उस समय शासन था। इस समय बीजेपी का 10 वर्ष का शासन है और जो बीजेपी द्वारा जो भी कार्य अभी तक किए गए हैं, जनता उसके आकलन के अनुसार अपना वोट या जो मत है वो आज उसने शुरुआत की है। और उत्तर प्रदेश में तो 8 सीटों पर आज चुनाव है। 80 सीटें हैं, उनमें 10 सीटों पर 8 सीटों पर आज चुनाव है। इसका मतलब 10% सीटों पर मतदान आज है और अच्छी तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। और मुझे लगता है कि जनता तो सब जानती है, उसको क्या बताना। तो अभी तो पहले चरण का चुनाव है, इसलिए बहुत ज्यादा ओपिनियन नहीं देने की स्थिति है। एक दो चरण चुनाव हो जाएंगे तो अपनी ओपिनियन दी जाएगी कि क्या स्थितियां हैं, कैसे क्या बन रहा है और किस तरफ उसका वो बे जा रहा है। केरला की सपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो वोट करती है अधिकतर वो सपा के पक्ष में करती है, इसीलिए बीजेपी परेशान करवा रही है इनको। नहीं, बीजेपी तो अब देखिए ऐसा है, चुनाव में थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है लोग अपने बूथ तक जाएंगे। बूथ पर हो सकता है पुलिस ने या किसी
उसने कुछ चेक किया हो, तो ये तो एक जैसे कोई एजेंट है, उसने कोई शिकायत कर दी कि भाई इनको देख लो, इनको देख लो, तो जो पुलिस या अन्य कर्मचारी जो ड्यूटी पर होते हैं वो मतलब किसी को देख लेते, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं मानना चाहिए, न इसकी कोई शिकायत करनी चाहिए। वोटिंग तो देखिए, वोट के लिए तो नहीं रोका ना, जांच की है, जांच तो संभव है ना, जांच क्या नाम की जा सकती है, किसी की भी हो सकता है। अब वो बुर्का ओढ़ के आते हैं तो हो सकता है कि भाई कोई और हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चलता रहता है, ऐसा कोई इसको बहुत बड़ा वो नहीं मानना चाहिए इशू। वोटिंग है, आप अपना वोट करिए, वोट के लिए अगर कोई रोक रहा है तो उसमें थोड़ी सी वो है, ऐसे तो क्या, ऐसे देखा जाए पिछली बार की जो चुनाव का वोट प्रतिशत रहा है, क्या इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बढ़ेगा। जो अभी तक की जो एक बजे तक का जो आया है क्या नाम मतदान प्रतिशत, वह बढ़ा हुआ है, तो इससे लग रहा है कि पिछले 2019 के चुनाव की अपेक्षा इस बार ये चुनाव कुछ आगे जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ शबनम पांडे जी। शबनम पांडे जी, देखा जाए रामपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कम रहा है, अगर वोटिंग परसेंट कम होता है तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी काफी गर्मी है, दोपहर का वक्त है, तो वोटर थोड़ा कम निकले होंगे। सुबह के समय महिलाएं व्यस्त होती हैं थोड़ी, तो मुझे शाम घंटे होते तक मुझे लगता है कि अच्छे खासे वोटिंग परसेंटेज होगा। और इस बार क्योंकि देखा जाए कि रामपुर के इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कि न नवाब परिवार के लोग हैं और न ही आजम खान साहब का कोई नुमाइंदा है, तो जिस तरीके से फ्री एंड फेयर पारदर्शी तरीके से रामपुर का चुनाव हो रहा है, इसमें रामपुर वासियों को बहुत ही आशा होगी कि ये सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश का उत्थान कर रही है, रामपुर जिसे कि सपा के समय में एक तरीके से कहा जाता था कि यहाँ पे अगर एक चिड़िया भी उड़ती थी तो आजम खान साहब के से आजम का चाहे तो विकास होगा, ना चाहे तो नहीं। तो ऐसे में क्या विकास हो सकता है, ये हम सभी समझ सकते हैं कि अगर किसी के कब्जे में कोई एक जिला हो जाता है तो निश्चित तौर पे रामपुर वासी आज उन्मुक्त होकर हाई परसेंटेज में वोटिंग करेंगे और उसका निर्णय भी बहुत ही सार्थक होगा रामपुर के विकास के लिए। मुजफ्फरनगर से सपा विधायक हैं पंकज मलिक, उनकी गाड़ी को आज सीज किया गया है, कई आरोप भी बीजेपी के सिर पर तो नहीं आएगा? देखिए, अगर चुनाव आयोग या कोई भी संवैधानिक संस्था किसी तरीके की कार्रवाई करती है तो उस पर अगर कोई कहता है कि किसी पार्टी विशेष की वजह से है, तो निश्चित तौर पे इसको समझने में जनता को देरी नहीं लगता है कि किस वजह से ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को आजादी होती है जब उन्हें जिम्मेदारी, जैसे कि अभी चुनाव आयोग को जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कराए, तो अगर उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी में किसी तरीके की चीज है या किसी अन्य कारणों से वो चीज करते हैं, तो ये आजादी उन्हें मिलती है, ये अधिकार उनके पास होता है। इसको लेकर अगर विपक्षी पार्टियां हाहाकार करती है तो समझिए ये इनके हार की हताशा है। हार की हताशा में अभी ये बहुत कुछ करेंगे और जैसी जैसी नौटंकी होगी जनता उन सबको देखेगी, पर ये अब कुछ भी कर ले, जनता इस बात को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने परिवार विशेष को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनी है। उसके नजर में देश प्रथम है और देश के नागरिक का उत्थान सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी समझती है। और जी अशोक यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और बीजेपी प्रवक्ता शबनम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके। रविंद्र कुमार, क्या कुछ माहौल इस वक्त बिजनौर में देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं, बिजनौर की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ चर्चा में है। जैसा कि वोटर से जानकारी मिल रही है वो उनका सबका कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला मजबूत है। वह देखा जाए तो प्राकृतिक झारखंड है और गन्ने का सबसे ज्यादा वर्षों से रहा, लेकिन जब से आरएलडी का बीजेपी में समर्थन आया था गठबंधन के बाद में ऐसे बन गई है
स्पष्ट बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार निकलते दिखाई दे रही है। बीजेपी की जो सीट होगी वो रविंद्र, जो पोलिंग बूथ हैं उनके बाहर क्या क्या सुविधा की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, जो मतदाता आ रहे हैं उनके छांव के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके पीने के पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उन्होंने लगभग कोशिश की है, जैसे कि यह प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है कि जो कई कुछ बूथों पर टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ पर नहीं है। जहाँ पर पेड़ थे किसी वहाँ पर जहाँ बूथ पर पेड़ दिखाई दी वहाँ पर टेंट नहीं लगाया गया। छोटे बूथ पर भी टेंट नहीं लगे हैं। बड़े बूथों पर जहाँ वीआईपी बूथ यानी जहाँ पैसा टैक्स है उन पर टेंट की व्यवस्था की गई है। मैंने देखा है सुबह जो मॉर्निंग में डीएम साहब ने वोटिंग की तो वहाँ बहुत काफी गुब्बारे और ये चीजें ढंग से सजाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि किसी के बर्थडे पार्टी हो, इस तरीके से बूथ को सजाया गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सब सारे बूथ नहीं थे इस तरीके से सजे। बिजनौर में अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कुछ जानकारी है? हाँ, एक बड़ी चीज जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में लगभग 34.2 समथिंग के वोटिंग रही है और नगीना विधानसभा जो बराबर जनपद बिजनौर पड़ती है उसमें लगभग 38% के लगभग वोट रहे। वोटिंग के दौरान कहीं से कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं, जिस तरीके से ईवीएम खराबी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, कहीं कहीं लड़ाई झगड़े की बात भी सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ देखने को मिला है? अभी तक तो जैसे कि मेरी अभी पीछे विजिट करते हुए डीएम साहब से बात फॉर्मल है, उसको घटना नहीं है। ईवीएम मशीन खराब होने की घटना एक तुरंत चेंज किया गया और कार्य सुचारू किया गया। जी रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।